जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2024 के लिए जो 2023 में एसएससी जीडी के जितने भी पेपर हुए थे उनका सॉल्यूशन कर रहे थे। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग 6/12/2023 की शिफ्ट 3 गणित में जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 के 20 ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यकीन मानिएगा, आपको 2024 एग्जाम में भी इसी प्रकार का लेवल और इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ही इजी वे में, बहुत ही शानदार तरीके से हम 20 के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसलिए आपको मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है। यकीन मानिएगा, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे पहले जितनी भी शिफ्ट हुई है सभी का पेपर हम लोग मैथ के सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप पिछले पार्ट भी देख सकते हैं। आज का पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। एक टेबल का अंकित मूल्य क्वेश्चन में दिया 1880 है। इसे 15% की छूट पर बेचा जाता है, तो टेबल का विक्रय मूल्य क्या होगा? आपको लेके आना है टेबल का विक्रय मूल्य, और हमें क्वेश्चन में दिया अंकित मूल्य 1880। मैं आपको बता दूं, छूट हमेशा जो 15% छूट दी गई, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। और अंकित मूल्य 1880 दिया, इसे 100% मानकर इस पर अगर हम 15% की छूट देंगे तो इसका हम 85% निकालेंगे, तो हमारे पास इस वस्तु का विक्रय मूल्य डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। जब आप इसे काटोगे, 0 से 0 कटेगा, 5 दूनी 10, और 5 से इधर काटेंगे 17 बार कट हो जाएगा। और 2 का भाग लगाएंगे अपन 188 में, 2 इनाम 18, 2 चुकू 8, तो हमारे पास 17 गुना 94 बनेगा। और फाइनली विक्रय मूल्य 1598 निकल के हमारे पास आ जाएगा। और 1598 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन में लिखा 17% ऑफ को हिंदी में कहते हैं काके की। 630 बराबर, फिर लिखा है ऑफ का मतलब काके की, आप समझिएगा। तो आपसे क्वेश्चन में कहा एक्स का मान क्या होगा, हम कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पर लिखा 17%, और 17% का मतलब होता है 17/100। ऑफ का मतलब प्यारे साथियों गुणा होता है, और यहाँ पर आपको 630 लिखना है बराबर कितना लिखा, 35%। इसका मतलब 35/100। ऑफ का मतलब फिर से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स। ठीक है, हमें एक्स का वैल्यू लेके आना है, तो एक्स को छोड़कर इसके निकटवर्ती वैल्यू को बराबर के लेफ्ट साइड हम लोग भेज देंगे, तो ये 100 से 100 कट जाएगा। अब हमारे पास इधर क्या बचेगा, 17 का गुणा 630, और बटे में आ जाएगा 35। तो इसे काटेंगे हम लोग 7 से, 7 पंजे 35, 7 नाम 63 हो जाएगा, 0 5 से कट करेंगे 90 को, तो 18 बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब 17 का मल्टीप्लाई जब हम 18 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 306, और एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 306। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए, ऐसे शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 इंच है और ऊंचाई 27 इंच है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो सीधा हम क्या करेंगे, शंकु के आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, और शंकु के जो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच होता है। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 1/3, पाई का मान कितना होता है 22/7, और क्वेश्चन में भी कहा गया कि पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करें। और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में हमें आर का स्क्वायर मतलब आर त्रिज्या दिए 7 इंच, और गुणा, तो 7 का स्क्वायर करेंगे मतलब इसका 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, और फिर हमें एच का वैल्यू पुट करना होगा जो हमें दिया है कितना 27। अब इसे हम लोग काटेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 9 बार में 27 कट जाएगा। अब इस सारी वैल्यू का गुणा करेंगे, जब 22 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, तो आपको फाइनली शंकु का क्या मिल जाएगा, आयतन। तो आपको आयतन मिलेगा 1386, और इंच में आ जाएगा और क्यूब में आ जाएगा। तो 1386 इंच क्यूब, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक बाइक सवार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
एक निश्चित दूरी तय करता है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है, उसकी औसत चाल बताओ। तो जब दो चालें आपको प्रश्न में दी जाए और क्वेश्चन में पूछा जाए औसत चाल क्या होगी, तो एक छोटा सा कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है, 2xy और बटे में x प्लस वाई। x क्या होगा और y क्या होगा, तो x पहले जो चाल दी है उसे x मानोगे और बाद में जो चाल दी है उसे y मानना है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स की जगह हमें 60 पुट करना है मल्टीप्लाई वाई, वाई का वैल्यू आपको कितना पुट करना है क्वेश्चन से 80 और बटे में एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स का वैल्यू 60 है प्लस वाई का वैल्यू 80 है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। बाकी को आप ऐसा ही लिखो, बटे के ऊपर 2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 80 और बटे में जब जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 140। अब इसे हम काटेंगे, यहाँ पर जीरो से जीरो कट जाएगा, दो से काटेंगे, दो सात 14 और ये मल्टीप्लाई जब हम करेंगे यहाँ पर क्या बचा 6 गुणा 80, 6 आठे 48 यानी 480 और बटे में 7, 7 का जब आप भाग लगाओगे तो आपके पास आएगा 68 सही 4/7 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 68 सही 4/7 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, ए एक कार्य को 40 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 80 दिनों में कर सकता है, वे एक साथ 20 दिनों तक काम करते हैं, कितना कार्य पूरा करना बाकी है। कैसे करना है, ए का समय दिया है 40 दिन और हमें क्वेश्चन में बी का काम करने का समय दिया है 80 दिन। क्वेश्चन में हमें कहा गया कि दोनों एक साथ 20 दिनों तक काम करते हैं, तो पहले हमें टोटल वर्क लाना पड़ेगा, यानी कुल काम लाना पड़ेगा। तो 40 और 80 का हम क्या लेंगे एलसीएम, तो हमारे पास कुल काम निकल के आ जाएगा 80। 40 और 80 का लघुत्तम होता है 80। अब क्या करो, आप इस टोटल काम में इनके दिनों का भाग लगाओ, जिससे आपके पास इनकी कार्य क्षमता या फिर कहे तो एक एक दिन का काम निकल के आ जाएगा। 40 दूनी 80 होता है, दो बार भाग जाएगा और 80 कम 80 होता है, एक बार भाग जाएगा। अब क्वेश्चन ने ये कहा वे एक साथ 20 दिनों तक काम करते हैं, तो हम क्या करेंगे ए प्लस बी का 20 दिन का काम निकाल लेंगे। ए प्लस बी का 20 दिन का काम कितना निकाल लेंगे, तो ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 1 यूनिट काम करते हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 3 यूनिट। अब हमें 20 दिन का काम लाना है, तो 20 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो दोनों मिलकर 20 दिन में 60 यूनिट काम करेंगे। अब क्वेश्चन ने ये कहा कि शेष काम कितना और बाकी है, तो आप क्या करो 80 काम था टोटल, 60 यूनिट काम हो जाएगा, तो 20 यूनिट काम और शेष बचेगा। तो काम का कितना हिस्सा करना बाकी है, तो 20 बटे टोटल काम का 20 हिस्सा करना बाकी है, तो टोटल काम 80 था। इस प्रकार भाग लगाओगे 80 का, तो 20 से कम 20 और 20 चुको 80, 1/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, ए एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और ए ने अकेले कार्य आरंभ किया और 4 दिन कार्य किया, बी ने अकेले शेष कार्य 18 दिन में पूरा किया, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कैसे करना है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन ने ये कहा कि ए एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो हम क्या करेंगे ए का एक दिन का काम यहां से निकालेंगे, ए का एक दिन का काम, तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/15, क्योंकि 15 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में 1/15 काम करेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बोला कि ए ने अकेले कार्य किया और 4 दिन कार्य किया, तो ए का हमें क्या करना है 4 दिन का काम भी निकालना है, ए का 4 दिन का कार्य भी हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो ए का एक दिन का काम है 1/15, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 4 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/15। अब क्या कहा क्वेश्चन ने, अब बी ने अकेले शेष काम 18 दिन में पूरा किया, तो हमें मतलब पता है शेष काम कितना बचा, तो काम टोटल 1 यूनिट माना था, जिसमें से अकेले ए ने 4/15 यूनिट काम कर लिया, तो एक में से हम 4/15 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 11/15 यूनिट काम और शेष बचेगा। और इस काम को अकेले क्वेश्चन ने बोला कि बी ने किया और 18 दिन में किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी अकेले
11/15 दिन में 11/15 काम 18 दिन में कर सकता है, तो बी पूरा काम कितने समय में करेगा? तो 18 और भाग का 15 गुणा में और गुणा का 11 भाग में, तो इनका मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपके पास आ जाएगा बी अकेला इस पूरे काम को 270/11 दिन में करेगा। अब ए का मतलब ए पूरे काम को 15 दिन में करेगा, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन में दिया था, और बी का हम लेके आ गए कि बी पूरा काम 270/11 दिन में करेगा। तो यहां से पूरा काम, क्वेश्चन ये कहा कि बी अकेला पूरा काम कितने समय में करेगा, तो आप टोटल काम लाने के लिए 15 और 270/11 का एलसीएम लोगे, तो इनका जो एलसीएम आएगा 270 आएगा, और यहाँ पर इनकी कार्य क्षमता लेके आ जाएंगे, तो 15 का भाग 270 में देंगे तो 18 बार जाएगा, और 270/11 का भाग 270 में देंगे तो हमारे पास यहाँ पर 11 बार भाग जाएगा। तो बी का एक दिन का काम कितना आया? 11 यूनिट आया। क्वेश्चन ने कहा कि बी ए तथा बी मिलकर उस पूरे काम को कितने समय में कर पाएंगे, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? 18 + 11 यूनिट रोज काम करेंगे। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो 29 बनेगा। तो पूरा काम करने में कितना समय लेंगे? 270 में हमें भाग लगा देना है 29 का, तो सही बटे में आपको आंसर मिल जाएगा 9 सही 9/29 दिन, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 सही 9/29। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों के औसत और प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के औसत मध्य का अंतर ज्ञात करें। तो पहले तो हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 प्राकृतिक, है ना, क्वेश्चन में बोला कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत लाना पड़ेगा। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, इसका एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा। तो मैं आपको बता दूं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के अगर आपको घनों का औसत लाना है तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा n कोष्टक में n+1 और इसकी पावर 2 और बटे में आपको यूज करना पड़ेगा 4। ये फॉर्मूला यूज करोगे ना तो प्रथम n, प्रथम 5 नहीं कितनी भी हो n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत डायरेक्ट निकल जाएगा। तो हम पहले क्या करते, औसत निकाल लेते। तो हमें प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत चाहिए, तो n का मान पहले कितना मानेंगे, हम 5 मानेंगे। तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5 और n+1 मतलब 5 में एक जोड़ा 6 और 6 की पावर 2 है, मतलब यहाँ पर 6 × 6 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से कट करेंगे 2 तिया 6, 3 तिया 9 हो जाएगा, 9×5 45। तो इसका मतलब ये आया कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत कितना होगा, 45। इसी प्रकार क्वेश्चन ने बोला कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, तो यहां से आपको कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा प्रथम n और प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत का आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए, वर्गों का औसत। तो इसके लिए आपको नॉर्मल सा एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, n+1 और फिर से कोष्टक में 2n+1 और बटे में 6। यहाँ n का वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास प्रथम कितनी भी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकल जाएगा। तो यहाँ n बराबर कितना मानना है, हमें 5 ही मानना है। यहाँ वैल्यू पुट करके यहाँ से भी क्या निकाल लेंगे, वर्गों का औसत निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 5 + 1 यानी 6 आएगा, गुणा 2n+1 2 का गुणा n के मान से करेंगे, मतलब 2×5 10, 10 में एक जुड़ेगा तो 11, तो यह 11 बनेगा और बटे में क्या 6, 6 से 6 कट हो जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11। तो ये औसत कितना निकलेगा, हमारे पास 11 आएगा। एक बार फिर से समझिएगा, n का वैल्यू हमें यहाँ पर 5 पुट करना है, तो n+1 तो 5 में एक जोड़ा 6 है ना, और n का वैल्यू फिर से 5 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 का गुणा 5 से होगा 10, 10 में एक जोड़ा तो 11, तो यहाँ पर 11 लिखेंगे और बटे में कितना है, 6 से 6 कटकर 11 हो जाएगा। अब हमें क्या बताना है, दोनों औसत में अंतर बताना है। तो पहले औसत कितना आया था 45 और अब कितना आया 11, घटा लो 45 में से 11, 4 बचेगा और या 3 बचेगा। इस प्रकार 34 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो बहुत इजी क्वेश्चन है। दो ट्रेनें एक ही समय में मुंबई और दिल्ली से प्रस्थान करती हैं और क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को 99 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये पैटर्न पिछले पेपरों में भी हमने खूब सॉल्व किया। तो आपको क्या करना, पहले इनकी चालों का अनुपात बना लेना है। चालों का अनुपात, दोनों ट्रेनों की चालों का अनुपात बना लेना है। क्वेश्चन में बताया कि एक ट्रेन तो 15 की स्पीड से चलती है और दूसरी 26 की स्पीड से चलती है। और मैं आपको बता दूं, ये जो चालों का अनुपात होता है, यही याद रखिएगा दूरी का अनुपात भी होता है। तो यहाँ पर दोनों ने जो दूरी तय की, उन दोनों का डिफरेंस दिया है 99 किलोमीटर। तो इस अनुपात का भी आप क्या करो, डायरेक्ट डिफरेंस देख लो। तो 26 और 15 का जो डिफरेंस है वो 11 है और 11 अनुपात का मान क्वेश्चन में दिया 99 किलोमीटर। यहां से हम एक अनुपात का मान लाने के लिए 99 को 11 का भाग देंगे तो 11 9 हो जाएगा 99। एक अनुपात का मान आ जाएगा 9। क्वेश्चन ने कहा दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बताओ। तो आपको पता है कि पहली ट्रेन ने कितनी दूरी तय की, तो 15 यूनिट दूरी तय की। तो जो एक अनुपात का मान आया 9, 15 का गुणा करेंगे 9 से, और दूसरी ट्रेन के द्वारा दूरी तय की गई 26, तो 26 यूनिट का गुणा करेंगे हम एक अनुपात 9 से। तो 15 नब्बे का होता है 135, और उसके बाद प्लस 26 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 234। तो इस प्रकार टोटल दूरी हमारे पास डायरेक्ट निकल कर आ जाएगी 5 4 9, 3 3 6 हो जाएगा, और दो में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो 369 किलोमीटर की दोनों स्टेशनों के बीच दूरी हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 500 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही समय पर और एक ही बिंदु से क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक ही दिशा में दौड़ते हुए बिंदु पर पहली बार कितनी देर बाद मिलेंगे। मतलब हमें यहाँ पर बताना है समय। और प्यारे साथियों, समय का फॉर्मूला यूज करना है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब चाल आपको कौन सी लिखनी है, तो याद रखिएगा, ये जब दोनों दो चालें एक दूसरे की अपोजिट दिशा में हो या सेम डायरेक्शन में, एक सापेक्ष चाल बनती है। और सापेक्ष चाल कैसे बनती है, अगर दो चालें एक ही दिशा में हो तो चालें घट जाती हैं, और अपोजिट यानी एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो तो चालें जुड़ जाती है। लेकिन क्या क्वेश्चन ने क्या बोला यहाँ पर, एक ही समय पर और एक ही बिंदु से इतनी चाल से दौड़ना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में दोनों दौड़ते हैं, मतलब सेम डायरेक्शन है। तो चालें घट जाएगी, 5 माइनस 4 कितना बचेगा, 1। और मीटर प्रति सेकंड हमारे पास यहाँ पर 1 मीटर प्रति सेकंड हमारे पास क्या जाएगी, उसकी सापेक्ष चाल आ जाएगी। तो समय लाने के लिए हमारे पास दूरी क्वेश्चन में दिया है, दूरी दिया 500 मीटर और बराबर हमारे पास यहाँ पर चाल निकल कर आई 1। तो कितना समय आ जाएगा, 500, और 500 काय में आएगा, इस समय सेकंड में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 50 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो प्यारे साथियों, कोई भी दो संख्याओं के बीच में अगर आपसे अभाज्य संख्याएं क्वेश्चन पूछे तो इसकी कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। अभाज्य संख्याओं के लिए शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याएं निकालनी पड़ेगी। और अभाज्य संख्याएं क्या होती है, वैसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो 50 के बाद अभाज्य संख्या हमें चाहिए, तो डायरेक्ट वो होती है 53, और 53 के बाद अभाज्य संख्या आती है 59, और 59 के बाद आता है 61 और 67, और उसके बाद आता है फिर 71, और उसके बाद 73, और उसके बाद आता है 79। ये अभाज्य संख्या है, लेकिन हमें 80 से पहले की ही लेना है, इसलिए 79 तक की हम लोग क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा ये कितनी संख्याएं, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल अभाज्य संख्या कितनी है, 7। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक रेफ्रिजरेटर को 28,448 में बेचने पर
एक दुकानदार 12% का लाभ कमाता है और लाभ घटकर अगर 8% कर दिया जाए तो रेफ्रिजरेटर का नया विक्रय मूल्य क्या होगा। डायरेक्ट मैं आपको बताता हूं, एक स्टेप का आंसर आ जाएगा। देखो पहले तो आपको उसका विक्रय मूल्य दिया है 28,448 और इसका जो क्रय मूल्य था अपने आप में 100% था और 12% का लाभ हुआ, मतलब विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत बना, 112%। और क्वेश्चन में हमें 112% का मान दिया है 28,448। तो 1% का मान लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 112 का भाग देना पड़ेगा। और क्वेश्चन ने ये कहा कि अगर लाभ घटकर 8% कम कर दिया जाए, 8 घटाकर मतलब लाभ घटाकर 8% कर दिया जाए, तो कहने का तात्पर्य फिर विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत बनेगा, 100% में खरीदा था और 8% लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य 108% बनेगा। तो ये 1% के मान में डायरेक्ट 108 का गुणा करना, तो आप इसे जब काटेंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसका आंसर जो आएगा 27,432। ठीक है, 27,432 आपको मिलेगा सॉल्व करने पर, और ऐसा हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, एक मूलधन पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का 33.1% है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना। कैसे करना, बहुत इजीली समझो। आपको जो दर दी है इस क्वेश्चन में 33.1%, इसका फ्रैक्शन बना लो। तो कैसे बनेगा फ्रैक्शन, 33.1 प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। ये पॉइंट भी हटेगा तो नीचे एक जीरो आ जाएगा। तो ऊपर तो हमारे पास 331 बनेगा और नीचे हमारे पास 1000 बनेगा। तो क्वेश्चन ने ये बोला कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है 3 साल का, वो मूलधन का इतना प्रतिशत है। तो नीचे वाला जो मान होगा इस फ्रैक्शन में, ये मूलधन का अनुपात होगा, कितना आ जाएगा 1000, और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात कितना हो जाएगा 331। तो आपको क्या करना है, मूलधन में 331 जोड़ना है तो हमारे पास बनेगा 1331, और ये 1331 क्या बन जाएगा, मिश्र धन। मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज दोनों होते हैं। अब क्वेश्चन ने दर पूछा तो शॉर्टकट समझो, जितना समय है मूलधन और मिश्र धन पर उतने घात की करनी आपको लगा देना है। जैसे 3 वर्ष है तो यहाँ भी क्यूब रूट लगाएंगे, और 3 वर्ष है तो मिश्र धन पे भी क्यूब रूट लगाएंगे, और ये क्यूब रूट हटाएंगे तो ये 10 का क्यूब होता है, और 1331 किसका क्यूब होता है, 11। अब दर लाने के लिए डायरेक्ट 10 पर 11 मिश्र धन बना, मतलब ब्याज कितना लगा, तो आप कहोगे 1 अनुपात लगा। तो इस 1 अनुपात ब्याज को प्रतिशत में बदल दो, 1 रुपए को किस पे लगाइए, 10 रुपए पर, और गुणा 100 कर दो तो दर आ जाएगी डायरेक्ट 10%। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, एक पौधे की ऊंचाई 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, यदि इसकी वर्तमान ऊंचाई 1.2 मीटर है तो। क्वेश्चन में बोला 3 वर्ष बाद पौधे की ऊंचाई क्या हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर पौधे की वर्तमान ऊंचाई कितनी बताइए, 1.2। इसे 100% समझते हुए 2% प्रति वर्ष बढ़ेगी, मतलब 102% हो जाएगी। तो आप इस वर्तमान ऊंचाई का 102% निकालोगे, और कितनी बार निकालोगे, जितना समय दिया है, 3 वर्ष दिया, 3 बार 102/100 गुणा में 102/100। और अब क्या करो, ये पॉइंट भी हटा लो तो नीचे आ जाएगा 10। ऊपर वाली सभी संख्याओं का आपको गुणा करना पड़ेगा, तो आपके पास फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। जितना भी आता है इकाई तरफ से, जितने जीरो हैं बटे में 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 अंक के पहले दशमलव लगाओगे तो आपके पास 1.2 और 73 मीटर आपके पास इसकी नई ऊंचाई निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, 5 और 11 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों, जब कभी हमें दो वैल्यूज दी जाए और तृतीय अनुपाती बताना रहे तो सी बराबर हमें करना होता है बी स्क्वायर बटे में ए। इसका मतलब ए का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और बी का मान आपको क्या मानना है, 11 मानना है। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे बी का स्क्वायर, मतलब 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 गुणा 11 और बटे में ए, एक ही जगह आपको 5 पुट करना पड़ेगा। तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और बटे में 5, काटेंगे इसे, 5 दूनी 10, 2 बचा 21 हो गए, 5 चौके 20, और फिर से यहाँ पर कितना बचा 1, तो 5 दूनी कितना 10, तो 24.2 इसका तृतीय अनुपात दिया जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, पवन ने स्टोर से जींस की एक जोड़ी उस समय खरीदी जब वे 20% की छूट दे रहे थे। यदि जींस की जोड़ी की नियमित मूल्य 1800 रुपये है तो पवन ने छूट के साथ कितना भुगतान किया। सीधा मतलब यहाँ पर 1800 पे छूट मिली है, कितनी मिली है 1800, 100% था, 20% का डिस्काउंट मिला, तो आप 1800 का 80% निकालो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 18 का गुणा 100 मतलब 180 का मल्टीप्लाई 8 से जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1440 रुपये। और इतने में ही उसने जींस को खरीदा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें, दो संख्याएं पी और क्यू इस प्रकार है कि पी के 10% और क्यू का 5% का योग और पी के 15% और क्यू का 25% के योग का एक चौथाई है, तो पी का क्यू से अनुपात ज्ञात करो। फिर से वही, ये इससे पहले वाली शिफ्ट में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन ने बोला पी का 10%, तो पी गुणा हम करेंगे 10, ठीक है ना, और बोला गया क्यू का 5%, तो क्यू गुणा 5, और इन दोनों का योग बात कर रहा है क्वेश्चन, योग दोनों के योग, और फिर कहा गया पी के 15%, तो पी गुणा 15, और बोला गया क्यू का फिर से 25%, इन दोनों का योग। ऐसा बोला कि जो पहले वाला योग है ये बाद वाले योग का एक चौथाई है, मतलब 1/4 है, और यहाँ पर बराबर का चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा 10p और प्लस यहाँ पर बनेगा 5q, और हमारे पास बराबर की जगह बराबर लगाएंगे, और यहाँ पर बनेगा 15p और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 25q। सिंपली क्या करेंगे, इसका 1/4 निकालना है, 4 भाग से इधर आएगा गुणा में, तो यहाँ पर 4 यहाँ से हटा के हम यहाँ पर गुणा हो जाएगा पूरी इक्वेशन में 4 का, तो 10 चुको हो जाएगा 40p प्लस 4 5 हो जाएगा 20q, और बराबर यहाँ पर क्या जाएगा, एक का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो ये आएगा, यानी 15p और प्लस 25q। अब pq को एक साइड कर ले आप, तो हमारे पास यहाँ पर कितना है 40p, और इधर लाएंगे 15p को तो माइनस का हो जाएगा 15p। इधर हमारे पास है 25q और 20q इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 20q। अब हमारे पास 40p में से 15p जाएगा तो कितना बचेगा, तो 10 में से 5 गया 5 और 3 में से 1 गया तो 25p, और बराबर में इधर कितना बचेगा, 25 में से 20 गया तो 5q बचेगा। अब हम क्या करेंगे, p बटे q का मान निकाल लेंगे, तो p का मान इसके सामने वाला होगा यानी 5, और बटे में क्यू का मान कितना हो जाएगा, सामने वाला 25, तो हमारे पास 5/25 बनेगा। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर इसे काटेंगे तो 5 कम 5 और 50 25, तो पी रेशो क्यू का मान कितना बनेगा, तो पी का वैल्यू 1 है और क्यू का वैल्यू 5 रेशो है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18, जेड का वर्ग ज्ञात करें, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 24 26 से पूर्णतः विभाज्य को 40 से विभाजित किए जाने पर प्राप्त किया गया, ठीक है ना, तो शेष फल जेड बचेगा। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 24 और 26 से पूर्णतः विभाज्य है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 24 का और 26 का सीधा लेना है लघुत्तम समापवर्ती। तो हमारे पास छोटी से छोटी ऐसी संख्या आ जाएगी जो 24 और 26 से पूर्णतः विभाजित रहेगी, तो इनका लघुत्तम आएगा 312। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये तो 3 अंकों की संख्या है, हमें 4 अंकों की ऐसी बनानी है, तो यहाँ पर क्या करो आप, इसमें 4 का गुणा करो। मतलब यहाँ पर इसका हर गुणज 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना कितने भी गुना सब 24 और 26 से यहाँ पर पूर्णतः विभाजित रहेगा, लेकिन 4 गुना करने पर 4 अंकों की संख्या यहाँ पर बन रही है, तो 312 में 4 का गुना करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1248। पहले साथियों ये आ गई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 24 से भी कटती है और 26 से भी कटती है। क्वेश्चन ने कहा अगर इसे 40 से विभाजित किया जाए तो जो शेषफल बचेगा ना वो बताना है। शेषफल निकालेंगे, 40 का भाग देंगे तो पहले 3 बार जाएगा, 40 क्या होता है 120, माइनस करेंगे यहाँ 4 0 0, ऊपर से उतारा हमने 8, तो हमारे पास फिर से 40 से कम हो जाएगा 40, माइनस करेंगे तो 8 और 0, शेषफल कितना आया, तो हमारे पास 8 आया। क्वेश्चन ने ये कहा कि शेषफल z है, मतलब z का मान कितना आया, 8 आया। क्वेश्चन ने ये कहा कि z का वर्ग ज्ञात करें, तो हमें z का वर्ग ज्ञात करना है तो 8 का वर्ग कर देंगे, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पी और क्यू के तीसरे समानुपाती तथा पी क्यू आर के चौथे समानुपाती का अनुपात 5:6 है, तो क्यू अनुपात आर क्या हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो हमें तीसरा अनुपात लाना है। तो तीसरा अनुपात कैसे लाया जाता है, जब दो वैल्यू दी गई है पी और क्यू, और तीसरा अनुपात लाना होता है यानी सी का मान हमें लाना होता है, तो हमें बी स्क्वायर बटे ए करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर क्या करोगे, डायरेक्ट तीसरा अनुपात लाने के लिए बी स्क्वायर बटे ए में वैल्यू पुट करना है, तो बी का मान हो जाएगा क्यू और क्यू का स्कोर करेंगे और बटे में ए का मान हो जाएगा पी। तो तीसरा समानुपात आ जाएगा पी और क्यू का। आगे यदि बात करें तो क्वेश्चन ने कहा कि ये 3 मान दिए गए अब और इनका चौथा समानुपाती ज्ञात करना है, मतलब डी का मान ज्ञात करना है। तो डी का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जब ए बटे बी और बराबर सी बटे डी में हमें डी का मान पता करना होता है, तो यहाँ पर गुणा हो जाता है बी सी का और बटे में आ जाता है ए का मान। तो आप अगर डी का मान ज्ञात करना चाहते हैं, मतलब चौथा समानुपात अगर आपको इसका ज्ञात करना है, तो क्या करो आप डी का मान पता करने के लिए बीसी का तो गुणा करेंगे, मतलब ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और तीसरी वैल्यू सी हो जाएगी, क्योंकि डी का मान तो पता करना है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि बीसी का तो मल्टीप्लाई करो, मतलब क्यू और आर का तो गुणा हो जाएगा क्यू आर, और उसके बाद बटे में क्या जाएगा ए। तो कितना है ए का मान हमारे पास पी। अब इन दोनों का भी अनुपात कितना दिया, 5:6, तो हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं, क्यू की पावर 2 और बटे में पी, और इसके बटे में हम लिख सकते हैं क्यू और आर और बटे में पी, और इसके बराबर हमें अनुपात जो दिया है वो लिखेंगे 5/6। अब यहाँ पर ये जो आपको 4 बटे में नंबर दिखाई दे रहा है, ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा क्यू की पावर 2 बटे में हो जाएगा पी, और ये भाग का यहाँ गुणा हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा पी और बटे में आ जाएगा क्यू आर, और बराबर में कितना रह जाएगा, तो 5/6। अब यहाँ पर P से P कट हो जाएगा और ये 2 बार का Q है तो 1 बार का इससे कट हो जाएगा। अब हमारे पास बराबर के ऊपर क्या बचा, तो Q बचा और बटे में कितना बचा, तो R बचा, और हमसे क्वेश्चन में बराबर में कितना दिया, 5/6 दिया, तो Q अनुपात R का वैल्यू पूछा तो कितना हो जाएगा, 5:6। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात की जाए तो यदि एक कुर्सी 20% के लाभ पर 600 रुपए में बेची गई हो, तो कुर्सी की मूल कीमत क्या होगी। अब लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है और क्रय मूल्य का 20% लाभ कमाया, मतलब हम 120% निकालेंगे और इसका मान क्वेश्चन में दिया है 600। तो यहाँ पर आप क्या करो, क्रय मूल्य का मान लाने के लिए सबको इधर भेजो, 0 से 0 कट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 600 भाग का 10 गुणा में और गुणा का 12 भाग में, तो भाग लगाएंगे 12×5 = 0 और 50 का गुणा 10 से करेंगे 500। इसका क्या जाएगा, मूल कीमत, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। आप यकीन मानिएगा आपको एग्जाम में भी इसी तरह का लेवल एग्जाम का भी देखने को मिलेगा, इसलिए आप पर डे इस क्लास को जरूर वॉच किया करें। और इससे पहले जितनी भी शिफ्टें हुई थी एसएससी जीडी 2023 में, उन्हें भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो वो क्लासें भी आप लोग देख लें। तो हम बहुत जल्दी रीजनिंग का भी इस तरह का सेशन शुरू करने वाले हैं, तो आप रेडी रहें, और बाकी मैथ को तो आप अभी कवर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।